Welcome to GDC classes. Now I am here with the questions of GPET 2012. So here in today's class we're gonna cover the all questions of chemistry that has come in previous exam, that is GPET 2012. पहला क्वेश्चन लेते हैं. For the equation PV is equal to nRT to hold true for a gas, all of the following conditions are necessary except one. तो चार ऑप्शंस हैं, चार कंडीशंस आपको दी हैं, एक कंडीशन गलत है. किस इक्वेशन के लिए? PV is equal to nRT. PV is equal to nRT किसके लिए है? ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए. दिस इज फॉर आइडियल गैस. अब आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस वो हाइपोथेटिकल गैस है, वो कंडीशन है जिस पर किसी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो. पहली बात. दूसरी बात, यहां पर जो एक गैस का मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू द एंटायर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. क्लियर? सो आइडियल गैस वो गैस है जो मेंटेन होती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर. क्लियर? सो अ गैस बिहेव्स आइडियली और will follow this equation PV is equal to nRT at high temperature and low pressure. So ये कुछ कंडीशंस थी आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए. तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है. यहां पर चार ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मस्ट बी नेग्लिजिबल वॉल्यूम. Collisions between the molecule must be perfectly elastic. ये molecular kinetic theory का postulate है. Then velocity of all molecules must be equal and the gas must not be decomposing. डिकम्पोज नहीं होना चाहिए गैस को, ना तो डिकम्पोज होना चाहिए ना एसोसिएट होना चाहिए. मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल से आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए. ये कंडीशन हमारी है. चलिए देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला है. लेट्स सी. द वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल. ये वाली बात गलत है. क्यों गलत है समझना है. क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होती है हर टाइम पर, इसीलिए उनको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी में हम देखते हैं और उनकी हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करते हैं. क्लियर? अब ये बात बिल्कुल सही है कि कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल मस्ट बी इलास्टिक, क्योंकि ये दिस इज वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ गैस मस्ट बी ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम. जो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द एंटायर वॉल्यूम. ये भी बात सही है, ये भी सही है. और थर्ड है, मस्ट नॉट बी डिकम्पोजिंग, यानी कि वो ना तो रिएक्ट करना चाहिए, ना डिकम्पोज होना चाहिए, ना वो एसोसिएट होना चाहिए. क्लियर? सो थोड़ा और एक्सटेंडेड वे में इसको समझते हैं. पीवी इज इक्वल टू nRT. क्या कंडीशंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पार्टिकल्स हैव नो वॉल्यूम, collisions between particles elastic collision and no and loss no kinetic energy. वहां कोई kinetic energy का लॉस नहीं हुआ क्योंकि इलास्टिक वहां पे collisions होने वाले हैं. particles neither attract, ना तो अट्रैक्ट करने चाहिए ना ही वो रिपेल करने चाहिए, और they have random movement. अगर बिहेवियर की बात करें, आइडियल गैस बिहेवियर की, तो अगर हम पीवी और P के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है, ये जो लाइन आती है, ये आइडियल गैस बिहेवियर होता है. आइडियल गैस होगी तो वो इस तरह का बिहेवियर शो करने वाली है, यानी कि उसका प्लॉट लीनियर जाने वाला है. ये सभी गैसेस CO, CH4, BH2, HE, ये सभी हमारे रियल गैस की तरह से बिहेव करती हैं. ठीक है? अब आपको देखना है यहां पर ये जो गैस का जो प्लॉट जा रहा है CH4 का, आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे बढ़ते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो पीवी का जो वैल्यू है वो ऐसे पहले घटता है फिर ऐसे बढ़ता है, और इस पॉइंट पर यहां ये आइडियल गैस की तरह से बिहेव करेगी CH4. इसी तरह से यहां भी पीवी का वैल्यू जब ऐसे नीचे घटेगा पी के साथ और फिर बढ़ रहा है, तो अब देखिए इस पॉइंट पर यहां ये गैस CO गैस
आइडली बिहेव करेगी। ये जो दोनों H2 और He गैसेस हैं, ये दोनों आइडल बिहेवियर से ऊपर डेविएट हो जाएंगी, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं आइडल गैस से। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द 4 फॉलोइंग कंपाउंड्स चूज द वन व्हिच इज एरोमेटिक। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। तो एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? हल्कल एरोमेटिसिटी के लिए 4n-2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। क्लियर। सो सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया को देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यहां पर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं हमारे पास? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहां पर हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहां पर 8 पाई आ रहे हैं और यहां पर 6 पाई आ रहे हैं। अगर हल्कल एरोमेटिसिटी के हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो हमारे पास आएंगे 2, 6, 10, 14 and 18. These are the number of electrons, pi electrons according to Huckel aromaticity. क्या फॉलो करता है? वो कहता है 4n-2 pi electrons, 4n+2 pi electrons यहां पर हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूं तो यहाँ पे 4 × 0 + 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर n की वैल्यू रखता हूं 1 तो हमारे पास आती है 6 वैल्यू, ये होती है। ठीक है, उसके बाद 4 × 2 रखता हूं +2 करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है 10, दिस इज एंड सो ऑन। क्लियर। तो फर्स्ट क्राइटेरिया पर ही कुछ मॉलिक्यूल आउट हो जाएंगे, जैसे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये 10 है, हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। ये 6 है, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास अभी बी एंड डी ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक एरोमेटिक होने वाला है। इनमें से कौन एरोमेटिक होगा? तो ध्यान देंगे, यहां पर इस सिस्टम के बारे में बात करें तो ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो हक्कल एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस ये फॉलो कर रहा है। ओके, क्योंकि हर एक कार्बन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। दूसरी बात है कॉन्जुगेशन में भी है सारे के सारे बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन में आप देखेंगे यहां ये सभी कार्बन तो इधर वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये प्लेनर नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है। इसका मतलब ये वाला जो डी ऑप्शन है हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड हियर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यही हमारा एरोमेटिक होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में और समझ लेते हैं। आप ये देखें तो ये तो पूरा मॉलिक्यूल, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये तो साइक्लिक है, प्लेनर है, बट नॉट फुल्ली कॉन्जुगेटेड। फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है। इसके पास हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 आ रहे हैं, जो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने वाला है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा था साइक्लिक प्लेनर फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हल्कल एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है, यही हमारे पास एरोमेटिक होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा साइक्लिक एंड प्लेनर, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, जिसकी वजह से नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। एंड द लास्ट ऑप्शन जहां पर ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि ये साइक्लिक प्लेनर बट नॉट फुल्ली कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक प्लेनर बट नॉट फुल्ली कॉन्जुगेटेड एंड इवन प्लेनर भी यहां इसकी वजह से थोड़ा सा प्लेन भी में भी नहीं रह पाएगा। और यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 पाई हैं, जो हल्कल एरोमेटिसिटी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये सिस्टम फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये भी एरोमेटिक नहीं होगा और हमारा बी ऑप्शन यहां पर एरोमेटिक होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आर 4 स्टेटमेंट्स अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास है। पहला है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स प्लेस इन द ऑर्डर टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन इज एसिड कैटलाइज्ड। ओरिएंटेशन ऑफ एल्कीन formed is strongly Sajav रूल को फॉलो करते हुए।
नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन इज इरिवर्सिबल, डिहाइड्रेशन इज इरिवर्सिबल। तो थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लेंगे। और इसका मतलब क्या है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करें टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, तो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन इज एसिड कैटलाइज, ये भी बात सही है। ओरिएंटेशन जो है होता है वो सेजफ के अकॉर्डिंग होता है, एल्किन बनता है, वो भी बात सही है। फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि डिहाइड्रेशन टोटली रिवर्सिबल होता है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहां पर पी क्यू आर, दिस एंड दिस तीनों करेक्ट होंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन होगा जिसमें बताया है इरिवर्सिबल, ये यहां पर गलत स्टेटमेंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा। समझ लेते हैं कि कैसे होगा और कैसे मैकेनिज्म होता है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली, टेक्स्ट की बात करें तो वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होती है। दूसरा पॉइंट है एसिड कैटलाइज रिएक्शन होती है, क्योंकि यहां पर एसिड यानी कि जो भी H2SO4 अगर हम यूज कर रहे हैं या H3PO4 यूज कर रहे हैं, वो सभी कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं। क्लियर? And this reaction is possible with heat alone, temperature over 400 to 800 degrees Celsius. However, in the presence of catalyst, less temperature is required to achieve the product. जब हम catalyst डाल देते हैं तो कम temperature की आवश्यकता वहां होती है। ओके, now यहां पर जो acid यूज होता है वो dilute H2SO4 mostly यूज होता है। Orientation and reactivity, तो यहां पर radio selectivity होता है and orientation of the reaction is governed by Sagev rule. So all those three statements are very correct. Next is एग्जाम्पल, यहां पर थोड़ा सा दिखाया आपको टर्शियरी अल्कोहल के लिए, और यहां पर एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन हो रहा है और यहां पर जो एल्कीन बन रही है हमारे पास, इट इज फॉलोइंग सेजफ एलिमिनेशन रूल। तो ये कैसे फॉलो कर रही है सेजफ एलिमिनेशन, कैसे डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, लेट्स सी। प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो अंडरगो बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज E2 मैकेनिज्म, जो वन स्टेप मैकेनिज्म होता है और वहां पर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता है। while secondary and tertiary alcohols undergo unimolecular elimination यानी कि E1 मैकेनिज्म, जहां पर कार्बोकेटायन बनता है। ओके, सो दोनों को समझेंगे। पहले समझते हैं प्राइमरी अल्कोहल में E2 मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए प्राइमरी अल्कोहल हमारे साथ पास ले लीजिए, CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। एसिडिक मीडियम में जब करवा रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, H को पिक कर लेता है और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां पर बन जाता है ऑक्सोनियम आयन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर आप इसको ऐसे लिख लें और वाटर मॉलिक्यूल OH2 ये हमारे पास आएगा, इस हाइड्रोजन को पिक करेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सारे स्टेप्स, सारे इवेंट्स एक ही स्टेप में हो रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं H2O, तो क्या निकला यहां से, H3O प्लस आयन बन के निकल जाता है। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये वाटर निकल जाता है यहां से। तो इस तरह से डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बन जाता है E2 मैकेनिज्म में। दिस इज अकॉर्डिंग टू E2 मैकेनिज्म। अब E1 मैकेनिज्म में क्या होता है, जहां पर टर्शियरी अल्कोहल होता है। लेट्स सी, सपोज हमारे पास ये टर्शियरी अल्कोहल है। अब ये टर्शियरी अल्कोहल जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर जो लोन पेयर्स हैं, पहले सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा फर्स्ट स्टेप। तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां OH2 बन गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए यहां प्रॉब्लम यह है कि यहां पर 3 CH3 ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा वाटर के अटैक से पहले। लेकिन यहां C और O का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस कंडीशन, क्योंकि यहां पर एक ही CH3
प्लस आई ग्रुप है, यहां पर 3 प्लस आई ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहां से जल्दी टूट जाएगा और यहां पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहां कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या होगा देख लेंगे, ये H2O यहां निकल जाता है। अभी क्या होगा, ये H2O नेक्स्ट स्टेप में यहां से एक H को पिक करने वाला है, यहां ये H ऐसे दिखा दीजिए, तो इसके पास H2O है, ये एक H को पिक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये स्टेबलाइज कर दिया जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं यहां पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बन गया आपके पास, दिस इज द प्रोडक्ट प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। और ये ही हमारा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होने के बाद जो एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्कीन ऐसे हमें मिलता है। यहां पर पहले कार्बोकैटायन बनता है क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स होते हैं और जिसकी वजह से CO बॉन्ड वीक हो जाता है। प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है, तो वहां E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है और यहां E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्लियर? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट केस और भी आप देख सकते हैं जहां पर सेजेफ रूल कैसे डिहाइड्रेशन में अप्लाई होता है और एल्कीन बनने में हमें उससे हेल्प मिलती है, उसको देखेंगे सेजेफ रूल में। अगर हमारे पास यहां ये टर्शियरी अल्कोहल है आप देखेंगे और यहां हम सेजेफ एलिमिनेशन करवाएं तो सीधा सीधा सा फर्स्ट जो स्टेप होगा वो तो आपका प्रोटोनेशन स्टेप ही होगा। तो यहां पर आप देखिए कि OH2 ये CH3 आ गया, ये भी CH3 आ गया। अब ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसके बाद कार्बोकैटायन कहां बनेगा, आई एम ड्रॉइंग हियर CH3 CH2 और ये मैंने लिख दिया CH3, इधर भी CH3 जब ये टूट गया तो ये बन गया कार्बोकैटायन। अब आप देखेंगे कि ये CH2 CH3 ग्रुप को मैंने ऐसे लिख लिया है और ये CH3 है, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अभी यहां पर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा, जो वाटर करेगा वो यहां पर इस कार्बन से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन पॉजिटिव चार्ज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है? अभी यहां पर आप देखेंगे जिस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन उस कार्बन से एलिमिनेशन होगा जिस कार्बन पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब बताइए, केवल इसी कार्बन पर, इन दोनों पर 3-3 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए यहां इस हाइड्रोजन से वाटर का एब्स्ट्रैक्शन, सॉरी इस कार्बन से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल। तो अब जो वाटर आएगा वो इस हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा, मतलब ना तो ये इस कार्बन से जाएगा ना इस कार्बन से जाएगा। ठीक है? इस तरह से आप देख रहे हैं सेजेफ रूल यहां फॉलो होता है। तो CH3 और उसके बाद हमारे पास CH और इस C के बीच में बॉन्ड बन चुका है और यहां पर हमारे पास CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये हमारे पास एल्कीन बना है। ओके? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एंड प्रोपाइल ईथर। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिनाइल का, तो दिस इज C6H5O। प्रोपाइल ईथर बताया है तो CH2 CH2 CH3। ये ईथर कैसे बनेगा, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि पहला ऑप्शन होगा कि ये N प्रोपाइल ब्रोमाइड से एंड सोडियम फिनॉक्साइड से बनेगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है कि ब्रोमोबेंजीन से और सोडियम नॉर्मल प्रोपोक्साइड से बनेगा। नेक्स्ट इज फिनाइल एंड प्रोपाइल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइदर ऑफ 2 मेथड्स, किसी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज बोथ A and B आर नॉट द करेक्ट मेथड्स। ओके? सो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट मेथड है वो हमारे पास होने वाला है A,
that is phenyl and normal ether is prepared from an propyl bromide and sodium phenoxide. देखते हैं कैसे बनता है, समझते हैं। इसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। सो विलियमसन ether synthesis is the most widely used method to produce ether since it is versatile in generating unsymmetrical as well as symmetrical ethers. In this reaction, alkyl halide यानी कि propyl bromide and with sodium alkoxide और यहाँ पर हम ले रहे हैं phenoxide to form ether, that is phenyl and propyl ether। कैसे बन रहा है देखिए, this is called sodium phenoxide। बेंजीन पे OH था, H हट के Na लग गया है तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है, देखिए ये कर रहा है आपका ब्रोमोप्रोपेन के साथ में। यहां पर मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है SN2 मैकेनिज्म। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है और दिस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल मूव ऑन Br। एक ही स्टेप में काम हो जाएगा और यहां से Br निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग किसकी बन जाएगी, इधर प्रोपाइल ग्रुप की बॉन्डिंग बन जाएगी। क्लियर? और यहां से Na हट के Br के साथ NaBr बना लेगा। गॉट इट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SN1 रिएक्शंस। SN1 के लिए रिएक्शन हमें करेक्ट स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन बताना है। नंबर 1 पी ऑप्शन हमारे पास है, दे प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन। क्या SN1 रिएक्शन कंप्लीट इन्वर्जन के साथ प्रोसीड होती है? तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा। दूसरी बात, दे प्रोसीड विद रेसिमाइजेशन प्लस सम नेट इन्वर्जन, ये बात बिल्कुल सही है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रीअरेंजमेंट, यस ये बात भी बिल्कुल सही है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिएक्टिविटी सीक्वेंस, और रिएक्टिविटी सीक्वेंस आपको दिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर? सो यहां पर जो S ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन तो ठीक है लेकिन S ऑप्शन गलत आता है। कैसे आ रहा है अब देखेंगे। हमारा जो ऑप्शन आएगा वो C ऑप्शन होगा, जहां पर Q एंड R आर ट्रू। Q एंड R हमारे पास है, Q एंड R दोनों ट्रू हैं लेकिन P एंड S दोनों फॉल्स हैं। B भी फॉल्स है और S भी फॉल्स है। क्लियर? तो कैसे है फॉल्स समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल SN1 में टर्शियरी, देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 होता है। खास बात बताऊं, यहां पर कार्बोकेटान बनता है, कार्बोकेटान बनता है और जिसकी वजह से यहां ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है। यहां हमारे पास ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और पहले स्टेप में क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, स्लो होता है और यहां पर कार्बोकेटायन बनता है पहले स्टेप में। क्लियर? और यहां से Br निकल जाता है। ओके, अब अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, इसको समझें तो ये एक्चुअली यहां sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये होता है प्लेनर, ध्यान करेंगे। और यहां पर इस पर दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी अटैक हो सकता है, इसलिए ये रिएक्शन रेसिमाइजेशन के साथ में नेट इन्वर्जन शो करती है, मतलब फुल्ली इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहां पे नहीं मिलता। सो SN1 प्रोसीड्स विद रेसिमाइजेशन प्लस नेट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रेसिमाइजेशन मतलब इक्वल फॉर्म ऑफ D and L एंड दैट मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इक्वल क्यों मिलता है? क्योंकि जो कार्बोकेटायन है वो प्लेनर होता है और किसी भी साइड से अटैक वहां हो सकता है। क्लियर? तो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है और इन्वर्जन वाला भी प्रोडक्ट मिलता है। और अगर बात करें, इक्वल फॉर्म्स ऑफ D and L मिलता है अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखें, यानी कि अगर हम यहां D फॉर्म से स्टार्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है विद नेट इन्वर्जन, यानी कि इक्वल फॉर्म ऑफ DLN फॉर्म एक साइड में आ गई और थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बचता है। ये SN1 में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल यहां पर OH हो सकता है, दिस विल अटैक हियर और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है
सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये बन गया यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर? सो इट प्रोसीड्स विद रीअरेंजमेंट आल्सो। अगर यहां पर बनने वाला कार्बोकेटायन प्राइमरी है तो सेकेंडरी या टर्शियरी में रीअरेंज हो जाता है, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर देन सेकेंडरी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्लियर? ओके, चलिए अब देखते हैं रीअरेंजमेंट किस केस में हो सकता है। अगर यह सबस्ट्रेट हमारे पास नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है और यहां पर इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो यहां पर आप देखेंगे अगर यहां से टूट के यहां जाता है तो यहां हमारे पास जो होगा वो कार्बोकेटायन, ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हुआ, तो अब ये रीअरेंज हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां से यहां अरेंज होकर आप देखेंगे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, और यहां कंडीशन हो जाएगी ये। अब अगर OH आएगा तो OH आके यही अटैक करेगा, तो इसका मतलब SN1 में हमारा अरेंजमेंट भी होता है। तो हमारे इसलिए सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो जो दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो था फुल्ली इन्वर्जन हो जाता है वो गलत है, दूसरा रिएक्टिविटी वहां पर प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाई थी वो भी गलत है, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड इज मोर देन सेकेंडरी एंड देन मोर देन प्राइमरी होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन टर्शियरी में बहुत जल्दी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि टर्शियरी के केस में 3 अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप्स होते हैं और वो बॉन्ड को वीक कर देते हैं और जल्दी से वहां पर CBr का बॉन्ड वीक होने की वजह से टूट जाता है। यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटायन से बनता है थ्रू रीअरेंजमेंट। क्लियर? अभी थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ में देखते हैं SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस हम कर पा रहे हैं। तो SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, जबकि SN1 होती है 2 स्टेप्स में। SN2 रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर, बट समटाइम्स व्हेन द न्यूक्लियोफाइल reagent is present in excess quantity the reaction is of first order। क्लियर? लेकिन मैकेनिज्म SN2 का ही रहता है। फिर यहां पर all SN1 reactions are of first order reaction। SN1 reaction यूनिमोलिकुलर होती है, जबकि यहां SN2 बाइमोलिकुलर होती है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम बैक साइड, लेकिन यहां पर आप देखेंगे यहां पर बैक एंड फ्रंट साइड दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, लेकिन यहां पर although the back side attack predominates, होता दोनों साइड से लेकिन बैक अटैक यहां प्रीडोमिनेट्स होता है, इसलिए हमें यहां नेट इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है विद रेसिमाइजेशन। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड्स पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, लेकिन यहां पर क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन होता है। यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता देखिए SN2 पर, लेकिन यहां रीअरेंजमेंट होता है जो मैंने आपको करके दिखाया है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो यहां पर SN1 में रिएक्टिविटी सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी की होती है, लेकिन यहां पर बात करें तो यहां पर प्राइमरी मिथाइल के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड्स जो हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN2 में। फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो दैट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, हल्का न्यूक्लियोफाइल है, तो दैट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कार्बोकेटायन बन जाता है, तब कार्बोकेटायन बन गया तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज वहां है, तो किसी भी हल्के न्यूक्लियोफाइल को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोडक्ट बना देगा। यहां पर नहीं बन रहा है, इसलिए यहां स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है SN2 में। नेक्स्ट इज फेवर्ड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हाई कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए, यहां पर जरूरी नहीं है, यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन भी काम कर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pyrrole and thiophene undergo electrophilic aromatic substitution reaction much faster than benzene। ये बताया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Pyrrole and thiophene undergo Diels-Alder reaction very fast। Pyrrole and thiophene undergo nucleophilic aromatic substitution faster than benzene। Next is pyrrole is pi excessive system while thiophene is a pi deficient system। ऐसा कुछ बताया है, तो समझ लेंगे। पहले पायरोल एंड थायोफीन को स्ट्रक्चर देख लेते हैं,
पायरोल क्या होता है? पायरोल हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है पायरोल, और थायोफीन क्या होता है हमारे पास, वो से भी देख लेंगे। थायोफीन में S होता है और यहाँ पे NH होता है। क्लियर? और यहां पर इसको कंपेयर किया है बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से। ठीक है, तो समझ लेंगे पहली बात कि यहां पर इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहां पर इस सल्फर के पास भी लोन पेयर है, यहां पर 6 पाई है, यहां भी 6 पाई है, यहां भी 6 पाई है, लेकिन यहां 6 पाई 6 मेंबर रिंग पे है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग पे है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों पर ज्यादा होगी। जब इन दोनों पर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो मुश्किल होगा इन दोनों में। ठीक है, यानी कि 5 मेंबर रिंग जो हम बता रहे हैं पायरोल एंड थायोफीन, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दीज मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू हियर 6 मेंबर रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजियर होगा एज कंपेयर टू द 5 मेंबर रिंग। उल्टा बात करें, दूसरी बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू द बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ओके, तो यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट्स में से आपको समझ आ गया होगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है। तो आपको बताया है पायरोल एंड थायोफीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर, यस, जो मैंने अभी आपको क्लियर करा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहां पर सही है। दूसरा है पायरोल एंड थायोफीन अंडरगो डील्स एंड रिएक्शन वेरी फास्ट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर जो फ्यूरान है दैट अंडरगोज जो है दैट अंडरगोज डील्स एंड रिएक्शन, यहां पर पायरोल एंड थायोफीन नहीं जाता, क्योंकि दे एक्ट्स एज अ बेस हियर। ओके, यहां पर पायरोल के केस में एंड थायोफीन के केस में। नेक्स्ट इज पायरोल थायोफीन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर, नो, ये भी अभी मैंने आपको समझाया है। पायरोल इज पाई एक्सेसिव, ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों, तो ये भी हमारा गलत है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होने वाला है, लेट्स सी। ओनली P इज ट्रू, P Q R S आर फॉल्स, तो P Q R only P is true and QRS तीनों फॉल्स हैं। थोड़ा और एक्सटेंडेड वे में समझ लेते हैं इसको। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्ट्स वाया हेटेरोसाइकल्स, तो यहां पर बेंजीन की रिएक्टिविटी की बात करें, बेंजीन, तो पायरोल एंड थायोफीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution reaction much faster than benzene. The reactivity of pyrrole is compared with the aromatic amines and phenol. This is attributed due to the following reasons. पहला रीजन क्या होगा हमारे पास, the pi electron density at carbon atom of pyrrole ring is very high and owing to resonance with compared to benzene, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्टिविटी ऑफ थायोफीन ले लीजिए, फ्यूरान बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, तो यहां पर रिएक्टिविटी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर है। पायरोल आएगा, फिर फ्यूरान आएगा, देन थायोफीन आएगा, और उसके बाद बेंजीन आएगा। क्लियर? सो पायरोल में N यूज हो रहा है, फ्यूरान में O यूज होता है, थायोफीन में S यूज होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी भी घट रही है। क्लियर? डील्स एल्डर में रिएक्शन की बात करें तो जो फ्यूरान है वो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में अच्छे से रिएक्ट करके डील्स एल्डर प्रोडक्ट देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास पायरोल है उसको अगर मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं तो वो उसके साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहां देता है लाइक दिस। क्यों नहीं दिया देख लेंगे। यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, और ये डबल बॉन्ड है, सो यहां पर रिपल्शन कुछ ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इस तरह से ओरिएंट नहीं रह पाता, नाइट्रोजन इस पाई बॉन्ड की तरफ ओरिएंट नहीं रह पाता। ठीक है, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, मतलब साइक्लाइजेशन नहीं हो पाता रिपल्शन होने की वजह से। ठीक है,
और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये नाइट्रोजन ज्यादा भी है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके अंदर ही ज्यादा घूमते रहेंगे एज कंपेयर टू दिस केस। जैसे ही इसके संपर्क में मैलिक एनहाइड्राइड आएगा तो इनके बीच में साइक्लो एडिशन हो जाएगा, लेकिन इनके बीच में नहीं होगा। किसकी वजह से? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसी पर ज्यादा डिस्पर्सन होगा और ये बाहर साइक्लाइजेशन में नहीं आ पाएगा। क्लियर? ओके, चलिए। अमंग द फॉलोइंग which one is not only a reducing sugar? कौन सी शुगर रिड्यूसिंग नहीं है और म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करती, डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन? तो यहां पर ग्लूकोज हमारे पास मोनोसैकेराइड है, माल्टोज डाइसैकेराइड, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है। तो यहां पर वो शुगर जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती, म्यूटा रोटेशन होता क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन होता है, जो अपने आप जो है रोटेट हो जाता है, चेंज हो जाता है अलग अलग फॉर्म में। कैसे देखते हैं? यहां पर अल्फा बीटा फॉर्म्स हमारे पास आने वाली होती हैं और यहां पर जो नॉन रिड्यूसिंग और जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा वो हमारे पास होगा सुक्रोज। अब समझते हैं सुक्रोज कैसे होगा। तो रिड्यूसिंग शुगर देखते हैं पहले। रिड्यूसिंग शुगर आर वन विच कंटेन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा किसी के पास तो वो रिड्यूसिंग नहीं होगा। Next is they exist in hemi-acetal or hemi-ketal form. It exhibit muta rotation. Some of the example of is glucose, lactose, maltose, fructose. Like this, all these sugars they show this muta rotation. अब यहाँ पर एक स्लाइड में मैंने आपको पहले समझाया था जहां पर एनोमर्स पे क्वेश्चन आया था, तो एनोमर्स एंड म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन एनोमर से लिंक्ड है। एनोमर क्या होता है? फर्स्ट कार्बन पर HOH का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, वहां पर अल्फा बीटा फॉर्म्स मिलती हैं और उन्हीं को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। यहां पर एक जो बीटा फॉर्म होती है जब उसको आप वाटर में डालते हैं तो वो चेंज हो जाती है, अल्फा फॉर्म में चेंज हो जाती है अपने आप इक्विलिब्रियम पर, तो उसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि वहां पर म्यूटा रोटेशन क्या है। तो म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज द change in the specific rotation of a cyclic sugar because of the change in the equilibrium between isomer and anomer of the sugar in an aqueous solution. An anomer is a kind of geometric isomer found in some carbohydrate like glucose. अगर बात करें ग्लूकोज में तो आप देखते हैं कि when beta glucopyranose structure is dissolved in water, it rotates a plane polarized light by plus 18.7 degree. Some amount of beta D glucopyranose undergoes muta rotation to give alpha D glucopyranose and it turns a plane polarized light by plus 112.2 degree. Clear? तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेंगे। लाइक दिस ओनली, ये हमारे पास जो है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दिया है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी देखेंगे OH नीचे होगा, H ऊपर होगा, यहाँ पर OH H, यहाँ पर OH ऊपर है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर हमारे पास H आता है और ये आता है CH2OH। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, ये अल्फा फॉर्म होती है, अल्फा ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, अगर ये OH ऊपर चला जाए, OH ऊपर चला जाए, नीचे H रह जाए तो ये बीटा फॉर्म हो जाती है। जब बीटा फॉर्म को आप वाटर में डालते हैं तो बीटा फॉर्म नॉर्मली क्या करता है, बीटा फॉर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 18.7 डिग्री पर रोटेट करता है, लेकिन ये अपने आप ही फिर धीरे 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 जो है अल्फा फॉर्म में आ जाता है और अल्फा फॉर्म में आते ही ये फिर रोटेट करता है लाइट को 112.2 डिग्री पर अपने आप, इसलिए कहते हैं म्यूटा रोटेशन, यानी कि सेल्फ रोटेशन यहां पर हो जाता है टू फॉर्म्स का, टू एरोमेरिक फॉर्म्स का स्पेशली। अब बात करते हैं कि जो सुक्रोज है वो क्यों एग्जिबिट नहीं करता है म्यूटा रोटेशन। क्योंकि म्यूटा रोटेशन होने के बाद के लिए बोथ एरोमेरिक कार्बन्स आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो दो यूनिट के बीच में, मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और यहां पर जो फर्स्ट कार्बन है ना,
वो जो फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन है वही यहाँ एंगेज होता है, वही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेता है सुक्रोज में। किसके साथ? फ्रक्टोज। क्योंकि सुक्रोज जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसमें एक जो है ग्लूकोज यूनिट होती है और एक उसमें फ्रक्टोज यूनिट होती है। क्लियर? तो ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है फर्स्ट कार्बन, वो यहाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो तो फ्री होता नहीं है, इसीलिए ये म्यूटर रोटेशन शो नहीं करता है। और दूसरी वजह ये है कि जब यहां पर ये फर्स्ट कार्बन एंगेज हो जाता है और फ्री CHO ग्रुप यहां अवेलेबल नहीं होता सुक्रोज में, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसके ऑपोजिट अगर ग्लूकोज को देखें, फ्रक्टोज को देखें, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप अवेलेबल होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट बेसिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। हमारे पास है पिरिडीन, इमिडाजोल, पायरोल एंड पायरोलिडीन। सो यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक जो होने वाला है वो हमारे पास होगा पायरोलिडीन। पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखिए पिरिडीन, पिरिडीन हमारे पास सिंपली ये हमारे पास होगा इमिडाजोल, पायरोल एंड पायरोलिडीन, ये हमारे पास पायरोलिडीन होगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि कैसे पायरोलिडीन हमारा आंसर होगा। चलिए पायरोलिडीन जैसे आपको बताया यहां पर कोई कंजुगेशन नहीं है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और यहां पर जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास ये लोकलाइज्ड हैं, ये रिंग पर रोटेट नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक होगा। उसके बाद आया इमिडाजोल। इमिडाजोल में ये जो कार्बन है, ये कार्बन तो हमारा जो है 3 बॉन्ड बना रहा है। देखिए ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बना दिया, 2 इधर बना दिया, तो इसके पास तो लोन पेयर है, वो तो यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जरूर इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जरूर इन्वॉल्व होगा। तो एज कंपेयर टू दिस केस यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की होने की वजह से और डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये कम बेसिक होने वाला है। उससे आगे आइए पिरिडीन। पिरिडीन में जो ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ काउंट तो नहीं होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक जरूर होगा यहाँ पर। लेकिन एलिफेटिक पायरोलिडीन की कंपैरिजन में यहाँ पर ये पिरिडीन कम ही बेसिक होने वाला है। नेक्स्ट पायरोल में आप देखेंगे तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन होंगे, यानी कि ये अवेलेबल नहीं होंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो इसलिए पायरोल सबसे लीस्ट बेसिक होने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following species is an intermediate in the reaction shown below? हमारे पास देखिए एल्डिहाइड यहाँ पर है, NaOH, डाइल्यूट NaOH ले लीजिए आप, डाइल्यूट NaOH की कंडीशन में इसको अप्लाई किया और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर? ये हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये हमारे पास अल्फा है और ये बीटा कार्बन है। इसको लिखेंगे कैसे देख लीजिए, CH2CH और यहां पर लगा हुआ है OH, उसके बाद CH, यहां पे लगा हुआ है CH3, ये CHO, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। और ये प्रोडक्ट बनता है किसमें? एल्डोल कंडेंसेशन में। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, पूछा है कि आपको यहां कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, तो यहां पर एनायन बनता है, सबसे पहले कार्बन आयन बनता है और उससे कार्बन आयन अटैक करता है फिर दूसरे मॉलिक्यूल पर। तो कैसे करता है, क्या ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा डी ऑप्शन। ध्यान से देखेंगे CH3CH पर नेगेटिव चार्ज है, CHO, ये हमारे पास कार्बन आयन बनेगा। तो ये कार्बन आयन कैसे बनेगा, कैसे एल्डोल कंडेंसेशन होगा, समझते हैं। मैकेनिज्म में देखते हैं तो ये यहां पर 2 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास प्रोपेनॉल है, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ध्यान देंगे पहला स्टेप हमारे पास होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन की होने की वजह से, और कौन करेगा? बेस करेगा, और क्या बनेगा? कार्बन आयन बनेगा। तो यहां पर जो OH नेगेटिव आयन है दैट पिक्स दिस हाइड्रोजन एंड दिस बॉन्ड मूव्स ऑन दिस कार्बन, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, निकलेगा क्या? यहां पर आप देखेंगे यानी पर निकल जाएगा H2O। तो ये बन गया आपका CH3CH, CH पर आ चुका है नेगेटिव चार्ज
CHO, ये हमारे पास कार्बन आयन बना। दो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां पर तो नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो दूसरा जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, ये दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, पहले स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। ओके, अब आपको समझना है कि H इसी कार्बन से क्यों पिक हुआ, इससे क्यों नहीं हुआ, ये बात समझने की है, क्योंकि ये ग्रुप हमारे पास CHO है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और CHO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा नजदीक कार्बन जो होगा उसी पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इस पर अवेलेबल जो हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है, इसलिए इसी कार्बन अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल एब्स्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो कार्बन आयन बना है न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पर, और तब हमें प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कैसे बनेगा, लेट्स सी। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया CH3 CH2 CHO, ठीक है, और इस पर अटैक होगा इसका, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, कार्बन आयन ये CH3 नीचे और ये CHO यहाँ पे, तो दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, क्योंकि ये कार्बन कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो जैसे ही यहाँ पर अटैक हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, CH3 CH2 O पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये CH ऐसा कैसा ही है, अभी बना CH और ये CH3 CHO, क्योंकि यहाँ इसने तो इस पर अटैक किया है यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वाटर से प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, ये H को पिक करेगा और OH निकल जाएगा। ठीक है, OH निकलने के बाद हमारे पास बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नेम करना चाहे तो नेम कर लीजिए, दिस इज 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। ओके, इसलिए कार्बन आयन कौन सा बना, ये वाला कार्बन आयन बना जो हमारा डी ऑप्शन में था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेयर्स थियरी पे क्वेश्चन है हमारा, बेयर्स थियरी डज नॉट अप्लाई टू 4 मेंबर्ड रिंग। सबसे बड़ा झूठ है, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोडेकेन रिंग्स आर नॉट फ्लैट बट आर पकर्ड। ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत है, ये सही है। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन एक्सपीरियंसेस वंडरवाल्स स्ट्रेन ड्यू टू फ्लैग पोल इंटरेक्शन। गलत बात है, क्योंकि चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो वो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है, बोट फॉर्म और सबसे मिनिमम वहां स्ट्रेन होता है। बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्जनल एंड वंडरवाल स्ट्रेन। यस, क्योंकि बोट फॉर्म अनस्टेबल होती है, तो ये वाली बात सही है। इसका मतलब यहां पर जो सही ऑप्शन आ रहे हैं हमारे Q एंड S दोनों सही हैं, P एंड R दोनों गलत हैं। लेट्स सी, हमारे पास Q एंड S आर ट्रू, Q and S are true, P and R are false, दोनों false हैं। अब इसको डिटेल से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। What is Bayer's theory? किसके लिए अप्लाई हो रही है, और साइक्लोहेक्सेन का चेयर एंड बोट फॉर्म कैसे कंपेयर करते हैं, अभी समझते हैं इसको। Bayer's angle strain theory क्या कहती है? Bayer's strain theory states that any deviation of bond angle from ideal bond angle value, that is 109 degree, 109.5 degree will produce a strain in molecule। ये कहता है जो आइडियल एंगल दिया है वो हमारे पास है टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री, 28 मिनट का ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल दिया है। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये एंगल कम या ज्यादा हो तो वहां पर स्ट्रेन हो जाता है और वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। ये बेयर्स थियरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थियरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशंस। तो बात करें, इसने कहा कि भाई ऑल रिंग्स शुड बी प्लेनर। इसने कहा ऑल रिंग सिस्टम शुड बी प्लेनर, प्लेनर होने चाहिए। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल रिजल्ट्स इनटू अनस्टेबल साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट पॉइंट, द लार्ज रिंग सिस्टम इन्वॉल्व नेगेटिव स्ट्रेन हैंस डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि छोटा जो रिंग सिस्टम होगा
वो स्टेबल हो सकता है, जितने बड़ा होता जाएगा वो अनस्टेबल होता जाएगा। द बॉन्ड एंगल्स इन साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोहेक्सेन और alkane like cyclopentane, cyclooctane, cyclonone are not larger than 109.5 degree because the carbon rings of those compounds are not planar. उनके कार्बन कंपाउंड प्लेनर नहीं है and they are puckered means wrinkled. Okay, so according to Bayes theory क्या कहता है, वो कहता है कि भाई साइक्लोपेंटेन स्टेबल होगा, देन साइक्लोहेक्सेन, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन। और एक्चुअल ऑब्जर्व जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है कि साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन, ये हमारे पास आता है। क्लियर? सो सिंपल सा कंक्लूजन यहां से आया है कि जो बेयर्स थ्योरी है डज नॉट अप्लाई टू 6 एंड मोर देन 6 मेंबर्ड रिंग्स, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग्स तक तो अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास था कि 4 मेंबर्ड रिंग पर अप्लाई नहीं होता, वो स्टेटमेंट गलत था। क्लियर? साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर और here cyclodecane का structure that is puckered structure and we say is wrinkled structure. So a regular hexagon shape contains internal angle of 120 degree. However, the carbon-carbon bonds belonging to the cyclohexane ring have a tetrahedral symmetry. So with the bond angle corresponding to 109.5 degree, therefore cyclohexane ring has a tendency to take up several wrapped conformations. Clear? Okay, चलिए नेक्स्ट समझते हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो हमारे पास आता है चेयर एंड बोर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो चेयर फॉर्म हमारे पास है वो आप देखेंगे एनर्जी मिनिमा बिल्कुल जीरो है, चेयर फॉर्म का एनर्जी बिल्कुल जीरो है, यानी कि स्ट्रेन इसमें है ही नहीं। लेकिन वहां ऑप्शन में क्या बताया था, इसमें स्ट्रेन होता है, इसलिए वो ऑप्शन गलत होगा। तो यहां पर चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाली है, उसके बाद हमारे पास ट्विस्टेड बोट आती है, उसके बाद हमारे पास बोट कंफर्मेशन आता है, और उसके बाद हमारे पास हाफ चेयर कंफर्मेशन आता है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें डिफरेंट कंफर्मेशंस की, तो हमारे पास ऑर्डर आता है चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्विस्टेड बोट, देन बोट एंड देन हाफ चेयर कंफर्मेशन। क्लियर? अब दो मेन हमारे पास कंफर्मेशंस हैं, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड। अब इन दोनों के बीच में जितने भी कंफर्मेशंस आते हैं जब ट्विस्टिंग होती है वहां पर, तो उनको हम स्क्यू कंफर्मेशंस कहते हैं, स्क्यू कंफर्मेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। 4 रीजंस आपको दिए हैं कि फिनोल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि अल्कोक्साइड आयन आर बेटर स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप। दूसरा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस बोथ फिनोल फिनोक्साइड। नेक्स्ट इज फिनोल्स आर बेटर स्टेबलाइज्ड than the phenoxide ion. Next is phenoxide ion are much better stabilized than the alkoxide ion. Yes, this is the correct answer क्योंकि phenoxide ions much stabilized by the alkoxide ions, इसी वजह से फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। देखते हैं, समझते हैं आगे कैसे ऐसा होता है। क्योंकि जो फिनोल में हमारे पास जो फिनोक्साइड आयन आता है, आप देखेंगे वो ऐसा होता है। अभी जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, मतलब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमें मिलने वाली है वो हमारे पास होगी ये वाली। अब ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेबल होती चली जाती हैं। अभी ये वाला चार्ज नहीं होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है, फिर ये बॉन्ड यहाँ और फिर यहाँ इस कोने पे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बन रही है। देखेंगे डबल बॉन्ड ओ ही है और यहाँ पर ये चला गया नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड, अब ये यहाँ पर और ये वापस यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास जो बन रही है आप देखेंगे यहाँ पर O पे वापस नेगेटिव चला गया और ओरिएंटेशन यहाँ बॉन्ड्स का चेंज होता जा रहा है। इसके कंपैरिजन में ये तो हुआ फिनॉक्साइड आयन, लेकिन अगर कोई एल्कोक्साइड आयन हमारे पास है तो वो ऐसे स्टेबलाइज नहीं हो पाता, यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि जो R ग्रुप है वो प्लस I ग्रुप की तरह से बिहेव कर रहा है, ये और इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये तो स्टेबिलिटी और घटाएगा इसकी। इसीलिए कहा है कि एल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन है, इसीलिए फिनोल्स आर मोस्ट एसिडिक देन द अल्कोहल। ओके, दूसरी बात, फिनोल्स को हम इसीलिए कहते हैं कार्बोलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रास्ट कैम्फर मेथड, Rast Camphor method is used for the determination of molecular weight of solute which are soluble in molten camphor. The basic principle of the method is dependent on one of the following property. किस property पर ये depend करता है? क्यों? किससे concern है Rast method का और कैसे निकालते हैं? Actually Rast method use होता है depression of freezing point के लिए, क्योंकि इसके लिए कैम्फर के लिए जो केएफ का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर समझ लेते हैं अभी एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन तो होता ही नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि लोवरिंग होता है। नेक्स्ट इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of the camphor by solute. No. Lowering of freezing point, yes. Depression or lowering of freezing point of camphor by the solute, ये होता है elevation of boiling point of the camphor by the solute. No. So lowering of freezing point होता है, तो देखेंगे ऑप्शन हमारे पास होगा lowering of freezing point। कैसे होता है थोड़ा सा समझ लेंगे। Rast method is one of the older technique for finding the molecular mass of an unknown, measures the freezing point depression of solution in camphor। ओके, जैसे अगर नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन को हम पहले अलग से उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर लें और उसको फिर हम कैम्फर के साथ मिला के फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं, तो वहां पर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कैम्फर इज यूज्ड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज वेरी सेंसिटिव टू एडेड solution solute. It has highest KF. KF क्या होता है? This is molar depression constant. जिसका सबसे हाई होगा वो depression in freezing point के लिए यूज होगा। क्लियर? रास्ट मेथड में यूज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सरफेस एरिया मेजरमेंट यूजिंग बैट अप्रोच यूटिलाइजेस आर्गन गैस फॉर एडसॉर्प्शन। नो, आर्गन गैस तो यूज नहीं करी है बैट ने, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर दूसरी बात, फुल फॉर्म ऑफ बैट इज, दिस इज ब्रूनर एमेट एंड टेलर। यस, दिस इज द करेक्ट। सो पी इज रॉन्ग, क्यू इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा क्या करना है? पी इज करेक्ट, क्यू इज इनकरेक्ट। गलत बात है। सी ऑप्शन देखें, क्यू इज करेक्ट एंड पी इज इनकरेक्ट। Q is correct, P is incorrect. Yes. ऑप्शन हमारे पास होगा C. ओके, चलिए समझ लेते हैं अभी बैट थ्योरी क्या है और किसके लिए अप्लाई होती है, कौन सी गैस वहां यूज होती है। लेट्स सी। तो दिस इज ब्रूनर एमेट टेलर theory aims to explain the physical adsorption, ध्यान देंगे, physical adsorption of gas molecules on solid surface and serves as the basis for the important analysis technique for the measurement of specific surface area of material। तो बैट थ्योरी अप्लाइज टू द सिस्टम ऑफ मल्टी लेयर एडसॉर्प्शन। और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये लैम्यूर थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन से काफी मिलता जुलता है और मैं कहूंगा एक्सटेंशन ऑफ लैम्यूर थ्योरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर नाइट्रोजन गैस यूज होती है, एम्प्लॉयड गैसियस एडसॉर्बेट यूज फॉर सरफेस probing by BAT। For this reason standard BAT analysis is most often conducted at boiling temperature of N2। नाइट्रोजन के boiling temperature पर ये कंडक्ट किया जाता है 77 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो बैट इक्वेशन आती है वो उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि 1 बाय दिस इज V P नॉट बाय P माइनस 1 इज इक्वल टू C माइनस 1
वी एम सी पी बाई पी नॉट प्लस 1 बाई वी एम सी। सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताऊंगा क्या है P एंड P नॉट इन द इक्वेशन। आप देखेंगे P एंड P नॉट क्या है। P and P naught are equilibrium and the saturation pressure of the adsorbate at the temperature of adsorption। उसके बाद हमारे पास आता है ये V वाली टर्म आती है यहां से, दिस इज V and Vm। तो V क्या है, is the adsorbed gas quantity for example in volume units। Vm is the monolayer absorbed gas quantity। और C जो यहां पर यूज हो रही है क्वांटिटी, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपोनेंट E भी आप लिख सकते हैं E1 माइनस EL बाई RT। C को क्या कहा, C को कहा बेट कांस्टेंट, C को कहा BET बेट कांस्टेंट। E1 यहां बेट कांस्टेंट में जो E1 है वो क्या है, इट इज द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन फॉर द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के लिए हीट ऑफ एडसॉर्प्शन है। और EL यहां पर जो यूज हो रहा है EL आप देखेंगे is for the second and higher layer is equal to heat of liquefaction or heat of vaporization। So this is about the BAT theory in short, what I can explain to you। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात जो पोस्टुलेट्स के हिसाब से थी वो थी आर्गन वाली बात करी गई थी, आर्गन गैस नहीं, नाइट्रोजन मैंने यहां पॉइंट आउट किया है। दूसरा बात फुल फॉर्म है तो दैट इज ब्रूनर एंड टेलर यहां पर यूज हो रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन Delvaux theory of force of interaction between colloidal particle, which one of the following discussion lead to the attractive interaction between the two particles? पहला solvation forces, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस एंड स्टेरिक फोर्सेस। तो पहले समझ लेंगे सॉल्वेशन फोर्सेस क्या है। जैसे कोई आयन होता है दैट गेट्स सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंड दैट मे बी बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो, तो वो हमारे पास सॉल्वेशन फोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। अगर वाटर वहां पर है तो वहां हाइड्रेशन फोर्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है, फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास आएगा। वंडरवाल फोर्स हमारे पास क्या होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ वीक लंडन फोर्सेस, और टू इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में भी ये हो सकता है। क्लियर, डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में हो सकता है, डायपोल के बीच में भी हो सकता है वंडरवाल फोर्सेस। नेक्स्ट इज स्टेरिक फोर्सेस। स्टेरिक फोर्सेस इज लाइक बाय द क्राउडिंग, जो अटैचमेंट होता है वो स्टेरिक फोर्स में आ जाता है। ठीक है, तो वंडरवाल फोर्स तो किसी भी तरह का हो सकता है। यहां पर जो हमारे पास जो ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है, दैट लीड्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दैट इज वंडरवाल फोर्सेस। कैसे समझ लेंगे, डेल्वो का मतलब क्या है, दैट इज डेर्जाग्विन, लैंडौ एंड वर्वे ओवरबीक। डेल्वो, चारों साइंटिस्ट ने मिलकर ये थियरी को प्रपोज किया। क्या कहती है, दिस थियरी इज कंसर्न विद द सस्पेंशन जो बनता है, और दैट इज, वो आपने देखा होगा शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि जो फ्लोकुलेट्स बनते हैं वहां पर, फ्लोकुलेट्स क्या होते हैं, शेक करने पर फिर से डिसॉल्व हो जाते हैं, सेटल कर दो वो फिर से अपीयर होने लगते हैं, ग्रेन्यूल से दिखाई देने लगते हैं सस्पेंशन के अंदर, शेक करो वो अच्छे से फिर से मिल जाते हैं, उनको हम फ्लोकुलेट्स कहते हैं। तो वहां पर होता क्या है, ये थियरी बताती है कि colloidal dispersion, stability in which zeta potential is used to explain that as two particles approach one another, their ionic atmosphere begin to repel and a repulsion force is developed। ध्यान देंगे, अगर सस्पेंशन जब आप बना रहे हैं, सस्पेंशन में अगर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, वो एग्मुलेशन हो जाएगा, एग्मुलेट्स बन जाएंगे और वो फिर सेटल होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इट इन्वॉल्व्स जीटा पोटेंशियल। क्या मतलब होता है, ये कहता है कि जब दो पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो उसमें रिपल्शन कम है, जब वो बहुत इतना करीब आ जाए और करीब आने के बाद में वहां पर रिपल्शन बढ़ता है,
रिपल्शन बढ़ेगा क्योंकि रिपल्शन टेक्स प्लेस इन सेम चार्जेस, तो इट्स अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं, ब्राउनियन मोशन, ऐसे रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो वही उस सस्पेंशन का स्टेबिलिटी का कारण होगा। अगर वहां रिपल्शन फोर्स नहीं होगा तो वो अट्रैक्ट करके एक सेटल हो जाएगा और एग्युमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने जो बात की है डेल्वो में, वो बात करी है वंडर वाल फोर्सेस की। तो वंडर वाल फोर्स मतलब जो दो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में या तो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्लियर? So in this theory, two forces are considered to impact on the colloidal stability. पहला हुआ van der Waals forces and next is electrical double layer forces. So electrical double layer क्या है, ये बात समझनी है। जैसे हमारे पास colloidal particle है जिसका हमने सस्पेंशन बनाया हुआ है, इसकी सरफेस से यहां पर एक लेयर अटैच होगी और एक और लेयर होगी। सपोज अगर ये पॉजिटिव लेयर है और ये नेगेटिव लेयर है, तो ये जो पॉजिटिव लेयर ये तो फिक्स होती है, इसको कहते हैं फिक्स लेयर, और जो ऊपर वाली लेयर होती है मूवेबल लेयर, ठीक है। अभी इन दोनों लेयर के बीच में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उसी को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल, उसी को कहते हैं जीटा पोटेंशियल। क्लियर? अब अगर यहां पर जो है एक होता है नर्व्स पोटेंशियल, जब मेम्ब्रेन के अक्रॉस, किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई मॉलिक्यूल जाता है तो वहां पर होता है हमारा नर्व्स पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा ऑप्शन होने वाला है van der Waals forces। नेक्स्ट इज chloroform is stored in dark colored bottles because it is oxidized in presence of light and air to a toxic compound that is COCl2, उसको phosgene भी कहते हैं, which can be converted into diethyl carbonate। diethyl carbonate, diethyl मतलब C2H5 whole twice carbonate CO3 होता है। ये किसके यूज की वजह से होता है? 1% methanol, 1% ethanol, 1% sugar, 1% यूरिया। सो लेट्स सी, 1% एथेनॉल सॉल्यूशन यूज होता है और यहां पर ये एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह से काम करता है। कैसे करता है? लेट्स सी, ध्यान देंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म गिव्स पॉइजनस गैस फॉस्जीन, जिसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, यानी कि CaCl3 जब ऑक्सीडाइज होता है तो फॉस्जीन गैस बनाता है। क्लियर? To avoid this oxidation, CaCl3 is stored in dark colored bottles filled with 1% ethanol to be added to chloroform, which converts harmful phosgene gas into diethyl carbonate। कैसे करता है देख लेंगे। CaCl3 ऐसे भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, आप ऐसे भी रिएक्शन देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 मोल के साथ है, ये 2 मोल के साथ है, तो यहां पर COCl2 फॉस्जीन गैस बनता है। अब ये COCl2 रिएक्ट करता है किससे? एथेनॉल से, और यहां पे बनता है हमारे पास डाइथाइल कार्बोनेट बन जाता है। क्लियर? और ये इसके डिग्रेडेशन को, इसके डिकम्पोजिशन को थोड़ा स्लो भी कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर स्टेटमेंट्स दिया है, आपको दिया है PQRS में, एट टेम्परेचर बिलो क्राफ्ट पॉइंट, यानी कि ये आपका कॉलॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिसल्स विल नॉट फॉर्म, मिसल्स विल नॉट फॉर्म, ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि क्राफ्ट टेम्परेचर पर आने पर ही मिसल्स बनती हैं, उससे पहले मिसल्स नहीं बनती, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज एट क्राफ्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इक्वल्स टू CMC। यस, CMC इज व्हाट? क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट जो नेसेसरी है मिसल बनने के लिए, उसको हम CMC कहते हैं। नेक्स्ट इज क्राफ्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन। यस, ये वाली बात भी सही है। नेक्स्ट इज क्राफ्ट पॉइंट इज नॉर्मली एग्जिबिटेड बाय नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, जनरली सर्फेक्टेंट 100 मॉलिक्यूल की बात करें तो वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट उसमें होता है, ठीक है, और वो एक आयनिक 100 मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये क्राफ्ट पॉइंट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? PQR तीनों करेक्ट हैं, S गलत है, तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा PQR तीनों करेक्ट हैं लेकिन S गलत, सॉरी PQR करेक्ट हैं और S यहां पर रॉन्ग है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा।
आगे क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉल्युबिलिटी ऑफ अ surfactant is equal to the surfactant's critical missile concentration at the same temperature. क्लियर? तो यहां पर ये नाम आया, दैट इज फ्रेडरिच क्राफ्ट के नाम पर आया, और क्राफ्ट टेम्परेचर इज अ पॉइंट ऑफ फेज चेंज below which surfactant remains in the crystalline form even in aqueous solution. ये इंपॉर्टेंट बात है. क्लियर? क्राफ्ट टेम्परेचर से पहले का जो टेम्परेचर रहेगा वहां पर सर्फेक्टेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसके बाद वो एक्वस सॉल्यूशन में आता है, मतलब उसके बाद वो वहां पर मिसल बनाता है. सर्फेक्टेंट्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड पोलर हेड ग्रुप्स. इसीलिए यहां पर जो क्राफ्ट टेम्परेचर जो अप्लाई हो रहा है वो वंडरवाल फोर्स को इंप्रूव भी करता है. क्राफ्ट टेम्परेचर बिकॉज it improve van der Waal forces. Clear? And the last one is Kraft point is related to the solid liquid transition. Better packed polar heads with surfactant crystals increase Kraft temperature. So here I have mentioned the factors which affect the Kraft temperature also. Clear? Next question देखते हैं. Electrophilic aromatic substitution reactions in इंडोल. इंडोल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है. गिव वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स प्रेफरेबली आइडेंटिफाई दैट. यहां पर 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, 2 बनता है, 5 बनता है, 6 सब्स्टिट्यूटेड बनता है. तो बनते तो सभी हैं जो यहां ऑप्शन है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में बनते हैं, तो उसको समझते हैं पहले कैसे बनते हैं. लेकिन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन हमारा जो आंसर होगा वो 3 सब्स्टिट्यूटेड इंडोल ही होगा. पहले अगर इंडोल में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है और फर्स्ट ही कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो 3 सब्स्टिट्यूटेड होगा. अगर थर्ड वाली साइड ऑक्यूपाइड है तो सेकंड होगा, दोनों ऑक्यूपाइड है तो फिफ्थ या सिक्स्थ होगा. कैसे होगा देखते हैं. एरोमेटिक रिएक्शन ऑफ इंडोल टेक्स प्लेस इन थर्ड पोजीशन गिवन बिलो. ये हमारे पास इंडोल है, ठीक है. यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का यहां पर अटैक होने वाला है, ठीक है. ओके, ध्यान देंगे यहां पर जो पोजीशन हमारे पास आ रही है 1 2 3, ये जो 3 पोजीशन आ रही है, ठीक है, ये थर्ड पोजीशन है. अब थर्ड पोजीशन पर ही पहले अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यहां पर नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन यहां रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब इसका जो लोन पेयर है वो रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है. तो ये ऐसे मूव करेगा, रेजोनेट करेगा, तो ये यहां चला जाएगा. अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट बात करें, अगर ई यहां पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, लाइक हेलोजन हो सकता है, NO2 हो सकता है, SO3H हो सकता है, RCO एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है. Hence, halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, acylation undergo electrophilic substitution at third position of indole. वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में यूज होने वाला है. जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे पहला जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो थर्ड कार्बन पर ही होगा. When third position, इंपॉर्टेंट बात है, when third position is occupied, थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट सेकंड पोजीशन. अगर यहां पर ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है और फिर से हम इसका रिपीट एक बार और, सपोज हम इसका नाइट्रेशन कराना है तो यहां NO2 ग्रुप लग जाएगा. फिर से नाइट्रेशन कराएंगे तो अब इसको सेकंड कार्बन पर, यानी कि अब यहां लग जाएगा NO2. अब इसी तरह से अगर सेकंड और थर्ड पोजीशन ब्लॉक है, ऑक्यूपाइड है, तो सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग विल बी अटैक्ड. क्लियर? ओके, सो यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन हमारा ए 3 सब्स्टिट्यूशन होगा, थर्ड ऑक्यूपाइड होगा तो सेकंड पे होगा, सेकंड और थर्ड दोनों ऑक्यूपाइड होंगे तो सिक्स्थ पे होगा, फिफ्थ इज नॉट कमिंग इनटू द कॉन्जुगेशन साइड में जो इस तरह से आ रहा है, तो यहां पर फिफ्थ पे नहीं होगा या तो सिक्स्थ पे होगा. ठीक है, सिक्स्थ पे कब होगा, जब ऑलरेडी सेकंड एंड थर्ड हमारे पास ऑक्यूपाइड होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ द सेंटेंसेस. पहला है हेलोजेंस आर
unusual in their effect on electrophilic aromatic substitution. They are deactivating yet orthoparadirecting. Generally जो deactivating group होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग होते हुए मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर? तो पहले वाली बात तो बिल्कुल सही है, राइट है। दूसरा देखते हैं रीजन इसका क्या है। इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस reactivity is controlled by stronger inductive effect and while orientation is controlled by the hyperconjugation effect। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से ओरिएंटेशन डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है रेजोनेंस से। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है? A is true and R is false। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। कैसे होगा समझ लेते हैं इसको। क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान देंगे तो क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट देता है माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। अब दो बातें इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करता है, वो थ्रू रेजोनेंस करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन खींचता भी अपने तरफ, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से माइनस आई ग्रुप की तरह से भी काम करता है। दो द इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution। Clear? Through resonance, halogen tend to stabilize the carbocation formed। Okay? इसलिए the reactivity thus controlled by the stronger inductive effect and the orientation is controlled by resonance effect। Okay? तो यहां पर कैसे स्टेप वाइज दोनों इफेक्ट काम करते हैं देख लेते हैं। जैसे ही क्लोरोबेंजीन यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल यहां लग गया, तो आप देख रहे हैं यहां कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन बन गया तो क्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो तो यहां पर कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, या तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा है। सो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो तीन लोन पेयर हैं वो वापस इसको जाएंगे और ये इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो अटैक एट ऑर्थो पोजीशन में इस तरह का होगा, पैरा पोजीशन में अटैक की कंडीशन कुछ ऐसे होगी, और यहां पर दोनों ही केस में रेजोनेंस क्योंकि Cl+R की तरह से भी काम करता है, तो ये इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। यहां पर दो बात आपको देखने को मिली है। पहला है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो डिस्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन ग्रुप कहां ऐड होने वाला है वो रेजोनेंस से डिसाइड करता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, यानी कि डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है Cl इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और स्टेबलाइज कौन कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये तो स्टेबलाइज हो जाएगा, ये देखो ये यहां भी स्टेबलाइज, यहां भी स्टेबलाइज। जैसे यहां स्टेबलाइज होगा तो अभी ये जो E ऑलरेडी लगा हुआ है वो क्या करेगा, ये यहां आएगा, तो यहां से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई उधर से ग्रुप आएगा और इधर से भी ये स्टेबलाइज कर दिया जाएगा। तो यहां पर दो इफेक्ट यहां पर क्लोरीन काउंटर करता है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हुए माइनस आई होते हुए भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट है वो केवल जो है डीएक्टिवेशन का काम करता है, और रेजोनेंस क्या करता है, वो ओरिएंटेशन का काम करता है। और यहां पर इसीलिए ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। कंपेयर करें बाकी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को, तो OH-OR सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, जबकि यहां पर NH2 NHR और ये ग्रुप हमारे पास, और हमारे पास CH3 C2H5R ग्रुप जो हमारे पास है वीकली एक्टिवेटिंग है। जो Cl FCl BrI ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप भी काम कर रहा है। तो यहां पर दो तरह का काम कर रहा है, माइनस आई एंड प्लस आर ग्रुप यहां काम कर रहा होता है इस केस में। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे पास स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ही होते हैं। तो जनरली जो ग्रुप्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो
एक्टिवेटिंग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, तो समझ लेते हैं बस, लास्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिटरमाइंड बाय माइनस आई इफेक्ट व्हाइल द ओरिएंटेशन इज डिटरमाइंड बाय प्लस एम इफेक्ट। इसी वजह से हैलोजेंस माइनस आई ग्रुप होते हुए भी ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि वो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट रखते हुए भी ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग होते हैं। क्लियर?